हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को पता है अपनी एसएससी जीडी की क्लासें चल रही हैं, जिनके हम आपको पार्ट बाय पार्ट जीके जीएस के स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन कम्प्लीटली करवा रहे हैं। और इसमें मिक्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो सभी सब्जेक्टों के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये मिला जुला के, है ना। और आप सभी को पता है अपने जो प्रैक्टिस सेट डल चुके हैं वो कितने डल चुके हैं, 15 प्रैक्टिस सेट डल चुके हैं। तो और ये जो अपना प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये कौन से नंबर का है, 16वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें, है ना। तो जिसने अभी 1 से 15 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी है ना। तो वो सभी एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट देखें, उसमें 15 सेट डल चुके हैं। और ये अपना जो आज प्रैक्टिस सेट होने वाला है जी कौन से नंबर का है, 16 नंबर का। और इसमें काफ़ी चुनिंदा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, है ना। तो आपका समय काफ़ी महत्वपूर्ण है इस समय, तो समय को ख़राब ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और जो पहला क्वेश्चन है ये है, कबीरदास की समाधि कहाँ पर स्थित है ना। तो हिंदू धर्म में समाधि वगैरह चलते हैं, तो कबीरदास की जो समाधि है ये कहाँ पर है। तो इसका अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में क्या है, मगहर। तो कबीरदास की समाधि कहाँ पर है, मगहर में। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से सुनिएगा और नोटबुक में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ईरान का प्राचीन नाम क्या था, जायरे, फारस, रोडेसिया की डच गुयाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में क्या है अपना, फारस। तो ईरान का प्राचीन नाम है फारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, जर्मनी की संसद को किस नाम से जाना जाता है, डाइट, क्वार्टेस, बुंडस्टैग की शूरा। तो जर्मनी की संसद को जाना जाता है ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में है बुंडस्टैग के नाम से, है ना। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो अब आप पेन कॉपी उठाकर बैठिएगा और सुनिएगा पहले संबंधित कुछ तथ्य, और फिर हम आपको बताएंगे आंसर। सुनना, देश की जो रक्षा करती है जो सरकार, उसे कहते हैं केंद्र सरकार। क्या कहते हैं, केंद्र सरकार। राज्य की जो सरकार रक्षा करती है उसे कहते हैं राज्य सरकार। अगर अपन केंद्र में देखें तो केंद्र में मेन पावर किसका होता है, संसद का, देश में। और राज्य में किसका होता है, विधान मंडल का। तो संसद देखें तो संसद के मुख्य रूप से कितने सदन होते हैं, दो, एक लोकसभा और एक कौन सा, राज्यसभा। और तीसरा इसमें एक अंग जुड़ जाता है जिसे कहते हैं राष्ट्रपति। और विधानमंडल के सदन देखें तो दो होते हैं, एक विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। और इसमें विधानसभा के भी 3 अंग होते हैं, इसमें एक जुड़ जाता है राज्यपाल। तो लोकसभा का जो सदस्य बनता है उसकी न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य की 30 वर्ष, और राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी, 35 वर्ष। इसी प्रकार जो देश में लोकसभा का कार्य होता है वही विधान मंडल में विधानसभा का होता है। तो इसकी 25 वर्ष होगी लोकसभा की, तो विधानसभा की भी न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। तो जो राज्यसभा का कार्य होता है देश में वही विधान परिषद का होता है राज्य में। तो राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी, 30 वर्ष। तो विधान परिषद की भी न्यूनतम आयु कितनी, 30 वर्ष। अब जो देश का राजा कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक राजा कौन है, प्रधानमंत्री। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखना, जो विधानसभा में देखें तो राज्य का राजा कौन है, राज्यपाल, लेकिन वास्तविक राजा कौन है, मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु भी कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो जी फैक्ट आप कुछ याद रखिएगा, हमने बहुत सारे फैक्ट बताए आपको, है ना। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होना चाहिए, तो कितनी होना चाहिए, 35 वर्ष। ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस सीरीज का गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी। तो आपको पता है हर भाषा की अपनी एक क्या होती है, लिपि। क्या होती है, लिपि। तो इसी प्रकार देखें तो पंजाब
पंजाब है, जो पंजाब में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम क्या है, पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी। ध्यान रखना, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी। और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, गुरु अंगद ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसे हमने इसलिए इसे XXX स्टार बनाए हुए हैं। तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और जनरली एग्जाम में कई बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, और इस सीरीज का ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीजिंग का प्राचीन नाम क्या था। तो बीजिंग का जो प्राचीन नाम था वो था पीकिंग। ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। तो बीजिंग का प्राचीन नाम था पीकिंग। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, तो आपको ये वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन के साथ। माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है। तो जो माओरी है ये किस देश की प्रमुख जनजाति है, तो ये है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। तो कौन सा है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश, उरुग्वे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 10, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो आप सभी को पता है सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे कहते हैं, कपिल मुनि को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 10 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और उन्हें आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कितना कौन सा है। तो आपको पता है भारत में भी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। और एक तथ्य और हम आपको बता दें, जो लक्षद्वीप है इसमें छोटे छोटे से क्या हैं, द्वीप। और कितने द्वीप हैं कुल इसमें, 36। लेकिन मानव कितने द्वीपों पर निवास करता है, 10 द्वीपों पर, है ना। इसी प्रकार देखें तो एक अपने भारत का द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें लगभग द्वीप कितने हैं, 500। कितने हैं द्वीप, कितने हैं, लगभग 500 से अधिक। और मानव कितने द्वीपों पर निवास करता है, 36। लेकिन 36 द्वीप सिर्फ लक्षद्वीप में है और मानव निवास करता है 10 द्वीपों पर। तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। अवंतिका, अंग, मगध की बज्जी। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, बनारस, इलाहाबाद, पटना की जौनपुर। तो किसे कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो पूर्व का सिराज कहते हैं जौनपुर को। ऑप्शन डी यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन डिसमैच हो गया है, तो थोड़ा समझना। रानी लक्ष्मीबाई ने किस अंग्रेज का सामना किया था। तो किस अंग्रेज का सामना किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, यूरोज। किसका किया था, यूरोज। तो जी आप आंसर याद रखना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यूरोज। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उठाइए पेन कॉपी और लिखिएगा फैक्ट। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको पता है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम वंश था वो कौन सा था, गुलाम वंश। उठाइए फैक्ट और लिखिए। और दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम वंश था वो कौन सा था, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कौन से थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने किसका निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से कुतुब मीनार का निर्माण नहीं कर पाया, तो पुनः कुतुब मीनार का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था, इल्तुतमिश। तो पुनर्निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। और निर्माण कुतुब मीनार का किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
तो लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। अब आपको बताना है कि टीकमगढ़ में ऐसा कौन सा मंदिर है जो कुतुब मीनार के जैसा थोड़ा सा मैच करता है ना। तो वो कौन सा है आपको पता होना चाहिए। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, है ना, जो बड़े तालाब के आसपास दिखाई देता है। यह है हनुमान चालीसा मंदिर, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई थी, उसके समान दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, यानी वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जी कहाँ पर है? देहरादून। इसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जबलपुर। तो दोनों फैक्ट आप याद रखना। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? असहयोग, स्वदेशी, भारत छोड़ो आंदोलन की सबीना अवज्ञा आंदोलन। तो वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। आपको पता है स्वदेशी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो 1906 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, है ना। तो गुलाम था भारत, अंग्रेजों का भारतीय गुलाम थे, तो उनके चंगुल से छुड़ने के लिए, है ना, स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था सन 1906 में। इसको याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, साइंस से लिया गया काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो बायोलॉजी में किसी चीज़ की गहराई से जब अध्ययन किया जाता है तो उसे उस शाखा में विस्तृत कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। तो फैक्ट लिखिएगा, जैसे आप पढ़ते हो कोशिका, मानव का जो शरीर है जो छोटी छोटी किसने मिलकर बना है? कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन भी एक शाखा के अंतर्गत किया जाता है, और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब एक और क्वेश्चन आता है, ऊतक का अध्ययन। ऊतक मतलब जब एक समान कोशिकाएं कोई कार्य करती हैं तो वहाँ पर एक ऊतक का निर्माण होता है, मतलब एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तो ये फैक्ट आप याद करती चलिए। इसी प्रकार कई चीज़ों का अध्ययन होता है ना। तो एंटोमोलॉजी का अध्ययन क्या है? तो है ना, एंटोमोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो कीटों का अध्ययन ही कहलाता है एंटोमोलॉजी का अध्ययन, है ना। तो कीटों के बारे में विस्तार से अगर पढ़ना है तो इसकी एक शाखा बनाई गई है जिसका नाम है एंटोमोलॉजी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, ए मेरे वतन के लोगों को, ये गीत है ये किसने लिखा है? तो आपको पता है ए मेरे वतन के लोग किसने गाया है? गाया किसने है? यहाँ लिखने की पूछ ही नहीं, लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं? गाने की। तो जी गाया किसने? लता मंगेशकर जी ने। किसने गाया? लता मंगेशकर जी ने गाया ये मेरे वतन के लोगों। लेकिन लिखा किसने है? कवि प्रदीप जी ने। तो याद रखना, ये मेरे वतन के लोग ये जो गीत है ये लिखा किसने है? कवि प्रदीप। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अशोक किसके समकालीन थे? कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त की बिंबिसार। तो जो अश्वघोष थे ये किसके समकालीन थे? कनिष्क। तो ऑप्शन ई यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। इसके बाद देखें जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो जो पवनार आश्रम है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में क्या है अपना, विनोबा भावे इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, और इस सीरीज में हमने आपको 25 क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चन अच्छे हैं? हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? अग्नि, वायु, अनासत्य और इंद्र। तो कौन थे पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता? थे इंद्र। ऑप्शन डी यहाँ पर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ये, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपको पता है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, है ना। और इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी ये किसके शासनकाल में हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये किसके शासनकाल में हुई थी? सम्राट अशोक। तो अभी तक बौद्ध संगीतियाँ देखी तो कितनी हुई टोटल? 4। फैक्ट लिखो अब आप, क्योंकि हमारी आदत क्या है कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई सारे फैक्ट बताते चलते हैं। तो पहला फैक्ट क्या है कि अभी तक कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई? केवल 4। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी ये किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु। और ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु। अगर दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो ये किसके शासनकाल में हुई थी? काला शोक। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में? सम्राट अशोक। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ये किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखना है। तो तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? सम्राट अशोक। ऑप्शन सी यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, वो सॉरी 24 नंबर का है। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? ये अभी अपन ने देखा था, सम्राट अशोक। तो दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था, है ना। तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? ये अपनी सीरीज का इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है और इसका आंसर आप हमें कहाँ पर बताओगे? कमेंट बॉक्स में। और अगर आप आंसर नहीं बता पाए तो आप बोल देना, तो इसका आंसर हम आपको बताएंगे, क्योंकि अपना जो किसी भी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप बताते हो, है ना। तो आप बताइए अब, अभी तक हमने कितने प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीटली करवा दिए? 16। कितने करवा दिए? 16। तो आपको एक काम करना है कि जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट करवाए इनका एक बार अच्छे से याद कीजिए, और याद करने के बाद इनका क्या कीजिए, आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कारगर होने वाले हैं, साबित होने वाले हैं, है ना। तो आपको बस वीडियो कैसी, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक, और एक बार चैनल को क्या कीजिए लिए, सब्सक्राइब, और स्टेटस पर ज़रूर लगाएं। थोड़ा सहयोग हमारा भी करें, क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, फिर PDF बना रहे हैं, फिर वीडियो डाल रहे हैं, फिर यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं। तो हमारा भी बहुत समय खर्च हो रहा है और हमें समय नहीं देखना है। बस आप अच्छी जगह कहीं क्या करने लगें, नौकरी। तो बस आपकी नौकरी लग गई तो नाम हमारा होगा, और नाम हमारा होगा तो आपके माता पिता से ज़्यादा खुशी हमें होगी, है ना। तो एक बार आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि पढ़ाना कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो उम्मीद रखते हैं कि आप इस पार्ट को अच्छे से लगाओगे, याद करोगे और नोट डाउन ज़रूर करोगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।